हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में क्लास 6 मल्हार से 8वां चैप्टर सत्रिया और बिहू नृत्य, इसकी एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो बच्चे लाइक का बटन दबा करके अपना अटेंडेंस लगा दें और अपना नाम और प्यारा सा कमेंट छोड़ दें ताकि मैं अगली वीडियो में उनका नाम ले सकूं। तो हम शुरू करते हैं। मैंने एक्सरसाइज खोल ली है और हम शुरू कर रहे हैं अब सत्रिया और बिहू नृत्य की के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। तो माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्हें एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए और वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है? तो इनमें से जो सही है वो है, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। और इसके आगे मैंने बना दिया ये स्टार का निशान, तारा बना दिया। दूसरा क्वेश्चन है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों देखा उन्होंने एक दूसरे की तरफ? पहला पॉइंट है कि अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आयु एक समान थी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका उत्तर है दोनों की आयु बराबर थी, दोनों की आयु एक समान थी। ये इसका सही उत्तर है। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मैंने यह उत्तर चुना क्योंकि यात्रा के दौरान माँ एलेसेंड्रा ने एंजेला को असम की खूबसूरती, व्यवसाय, संस्कृति आदि के बारे में बताया था। जब वो एरोप्लेन में बैठे थे, हवाई यात्रा कर रहे थे, उनकी डॉक्यूमेंट्री का विषय असम के जनजीवन में नृत्य का महत्व को तलाशना था। इन बातों से ही ये पता चलता है कि एंजेला की माँ एलेसेंड्रा असम के जनजीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी, तभी तो उसने बताया ना हवाई जहाज में बैठे बैठे। दूसरा क्वेश्चन, समान उम्र के बच्चे सहज ही एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें बहुत सारी समानताएं भी होती हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा था। वो एक ही उम्र की थी ना, इसलिए उन दोनों में बहुत सारी इक्वालिटी थी, एक जैसी बातें थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा कि अरे ये तो मेरी उम्र की है, मेरी फ्रेंड बन सकती है। तो हमने इसलिए ये उत्तर भी चुना। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, तो मैं आपकी मदद करती हूँ। देखिए हम मिलान करते हैं। ये है पूरा चार्ट जो बुक में दिया हुआ है। ये है स्तंभ 1 और ये है स्तंभ 2, और इन दोनों के हमें मिलान करना है। लाइक सत्र किससे मिलेगा, सत्र किसे कहते हैं? तो देखते हैं सत्र किसे कहते हैं। सत्र कहते हैं, लिए चलते हैं हम सत्र को नीचे। ये है सत्र, लास्ट में दे रखा है। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। तो पहले का मिलान होगा 6 के साथ, तो 6 को फर्स्ट के साथ जाके हमें मिलाना है ऊपर। तो ये 6 को हम मिलाते हैं यहाँ सत्र के साथ, फर्स्ट के साथ 6 का मिलान होगा। दूसरा है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू कहते हैं असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। तो ये है सेकंड का मैच फोर्थ के साथ। अब है थर्ड, लंदन। लंदन क्या है? यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। ये है थर्ड का मिलान सेकंड के साथ हो रहा है। अब चलते हैं आगे फोर्थ में, गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। अगला है ब्रिटिश अकादमी। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। ये है फिफ्थ का मिलान थर्ड के साथ। आगे है 20वीं
शताब्दी, 20वीं शताब्दी है, नंबर 1 के साथ इसका मैच होगा। ये है ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय। ये है हमारा 20वीं शताब्दी और इसका मैच सीधा ऊपर चला जाएगा। नंबर 1 पे चलते हैं हम, यहाँ जाएगा इसका मैच, ये 6 का मैच जाएगा यहाँ पर नंबर 1 पर। तो इस तरह से हमने सारे मैच कर लिए हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्तियां हैं, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इन पंक्तियों से? असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, मतलब कि भारत के जब पूर्व में ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो सबसे पहले असम आता है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत है, वनस्पति वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे हैं, चाय के वहाँ पर गार्डन्स है, टी गार्डन्स हैं, वहाँ पर चाय के बागान हैं और समृद्ध नृत्य परंपरा है। उनकी जो वो डांस करते हैं ना, वो बहुत ही रिच है, मतलब उनका डांस बहुत अच्छा होता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है, यानी कि नेचर ने, भगवान जी ने असम को बहुत खूबसूरत बनाया है और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं, वो भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, मतलब कि जो हम लोग चाय पीते हैं ना, असम के बागानों से आती हैं। असम में बनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं बिहू, भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। ये 3 तरह के बिहू ही हैं, बिहू, भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली। ये बिहू के ही 3 त्योहार हैं जो 3 बार बिहू को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसका क्या मतलब है कि नृत्य और संगीत से ही लोग अपने जो इमोशंस होते हैं उन्हें बाहर लाते हैं। इसका मतलब क्या है? नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहता है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखिए जिसमें मैंने इस पाठ की व्याख्या की है, वहां से आपको निबंध अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे ये आपको सोच के बताना है। तो एंजेला मलंग गांव में उत्सव का माहौल देख करके बहुत हैरान रह गई थी। उसने इतने सारे लोगों को एक साथ पहले कभी देखा ही नहीं था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। तो बहुत अच्छा लगा था जब वो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस में डांस कर रहे थे लड़के लड़कियां। तो एंजेला को ये बहुत ही अच्छा लगा था, उसने इससे पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था। उसके मन में भी वसंत के आगमन पर, जब वसंत ऋतु आती है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक 2 महीने वसंत ऋतु रहती है, तो उस ऋतु में उसका भी मन हुआ कि जब आएगी और मैं अपने लंदन में होंगी तो मैं वहाँ ऐसा ही डांस करूँगी। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके प्रभावों पर सोच रही थी। तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कितना सुंदर नृत्य यहाँ के लोग करते हैं, इनकी जो परंपरा रीति रिवाज है कितने रिच है, इनके पास कितना कुछ है, खजाना है डांस का, गाने का, म्यूजिक का, संगीत का, तो कितने अच्छा है भारत में। वो हिंदुस्तान की तारीफ ही सोच रही थी। अगला प्रश्न है, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? बिहू मतलब कि खेती पर, कृषि पर कैसे आधारित है? असम का जो बिहू नृत्य है वो ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। देखिए, असम में बिहू मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? एक तो वहाँ पर ग्रामीण जनजीवन है, जो गांव में लोग रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों के जीवन में ये बिहू का बहुत महत्व होता है, वही लोग मनाते हैं।
तो वो लोग इस समय पे फसल उगाते हैं अपने खेतों में, तो इसलिए खुशी में वो ये त्योहार मनाते हैं कि हमने फसल उगाई है, कल को बहुत अच्छी फसल होगी, हम बेचेंगे, खाएंगे, समृद्ध होंगे, पैसा आएगा हमारे पास। तो इस खुशी में वो बिहू मनाते हैं। और दूसरा, बसंत ऋतु आने वाली होती है जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इस खुशी में भी वो बिहू का त्योहार मनाते हैं। भारत में जनसंख्या का एक हिस्सा किसानों का है। भारत में बहुत सारे किसान रहते हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। एक बार फसल बो, फिर एक बार बीज बो, फिर पौध लगाओ, फिर फसल को काटो। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब उनका अनाज तैयार हो जाता है तो वो बिहू का उत्सव आनंद फिर से मनाते हैं। मतलब जितनी बार फसल होगी, फिर फसल बोई जाएगी, फसल काटी जाएगी, फसल पैदा होगी, वो बिहू मनाएंगे। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। हाँ, ये करेक्ट है, क्योंकि वो चली गई थी लेकिन उसके बाद भी उसको बिहू की ही यादें आती थी। जो वो बिहू के क्लिप्स लेके गई थी, रिकॉर्डिंग करके ले गई थी, वो उसी को देखा करती थी। पाठ इस कथन के समर्थन आप पाठ में से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए, आपके लिए कुछ उदाहरण मैं लेकर आई हूं। लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से बहुत प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। खाने पीने, चलने, यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वो डांस ही करती रहती, बिहू ही नृत्य करती रहती थी। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में खुद किए गए रंग बिरंगे, सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित भी किया। अगला है, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदला है, 20वीं शताब्दी आई है, 20th सेंचुरी आई है, सत्रिया नृत्य में बदलाव आया है। पहले सिर्फ ये मठों में कुछ साधु महात्माओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन फिर साधु महात्माओं ने मठों से बाहर निकल के आम लोगों को सिखाना शुरू किया, जबकि उनसे नाराज भी हो गए थे। उन साधुओं को अपने मठों से निकाल भी दिया गया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि कॉमन लोग भी, साधारण लोग भी इस डांस को करने लगे, इस नृत्य को करने लगे। तो सत्रिया नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिया नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिया नृत्य सिर्फ पुरुष ही करते थे, सिर्फ आदमी कर सकते थे इसे, और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। और इसे आध्यात्मिक का मतलब होता है भगवान, पौराणिक जो हमारी कथाएं होती हैं, उन्हीं कथाओं को दिखाते हुए ये डांस किया जाता था। जैसे दिया वही हुआ है ना, किताब में विष्णु जो सोए थे तो उनके जो 2 दरबारी थे, उनके जय और विजय, उनके कथा को दिखाते हुए डांस किया गया था। तो पहले तो सिर्फ ऐसे भगवानों की कहानियों के ऊपर ये डांस किया जाता था, लेकिन आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकल के आया, मतलब साधु महात्माओं के रहने की जगह से ये बाहर आया आम जनता में। महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगी। पहले महिलाएं नहीं करती थी, सिर्फ पुरुष ही करते थे। तो अब क्या हुआ, महिलाओं ने भी इसको सीख लिया, और आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना अब तो आम बात हो गई। अब औरतें स्टेज पर जाकर भी ये डांस करती हैं, जबकि पहले वो नहीं कर सकती थी। पहले इसे मठों में ही किया जाता था सिर्फ। चलिए, अगला है निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वह उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। जिस तरह से किताब में हमको बताया गया पाठ के अंदर, तो उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि वाकई कोई कहानी चल रही है हमारे सामने, पूरा दृश्य चल रहा है। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। मतलब एंजेला और उसकी मदर वहां पर गई थी और उन्होंने जो कुछ देखा उसी को उन्होंने इस पाठ में लिखा है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं को जो भी सामने होता है उसको इस क्रम में लिखा जाता है कि ये एक कहानी की तरह लगता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा बहुत आसान होती है। उदाहरण के लिए होली, दिवाली आदि के बारे में जब हमें बताया जाता है तो पूरा कहानी के रूप में ही बताया जाता है। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए कि पाठ लिखा कैसे गया है। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में उन्हें साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है
सत्रिया और बिहू नृत्य पाठ निबंधात्मक शैली में लिखा गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या क्या विशेषताएं इसमें देखते हैं। पहली विशेषता है कि रोचकता। इस पाठ में लेखिका जो है हमारी लेखिका ने 10 साल की एक छोटी बच्ची है और उसकी माँ, वो लंदन से असम की यात्रा के लिए निकले हैं। तो वैसे ही रोमांचक होगी कहानी कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ यात्रा के लिए आ रही है। दूसरा है वातावरण का चित्रांकन। लेखक ने एंजेला के निवास स्थान, मित्र, स्कूल और पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी अभिरुचियां आदि को बताते हुए पाठ को शुरू किया है। पाठक को पाठ की मुख्य पात्र के साथ ही संपूर्ण घटनाक्रम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, इस पाठ को डायरेक्टली शुरू नहीं किया गया कि वो असम में गए और वहां जाके उन्होंने बिहू नृत्य देखा या सत्रिया नृत्य देखा, ऐसे नहीं शुरू किया गया। शुरू से एंजेला का परिवार को दिखाया गया। उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, स्कूल जाते हैं, टीचर से छुट्टी मांगते हैं, उसके बाद टिकट्स बुक होती हैं, उसके बाद वो हवाई जहाज में बैठते हैं, उसकी माँ उसे बताती है पूरे असम के बारे में। तो इस तरह से जोड़ने की कोशिश की है कि जो पाठक है, मतलब हम लोग जो हैं, जो पाठ को पढ़ रहे हैं, वो एंजेला नाम के कैरेक्टर से जुड़ जाएं कि आगे क्या होता है, ये कहाँ जाती है, क्या देखती है। तो इस तरह से उससे हम जुड़ जाएं, इसलिए हमें उसके बारे में पूरा, वो रहती कहाँ है, उसके मित्र कौन है, उसका स्कूल कौन सा है, इस तरह की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तीसरा पॉइंट है रोचक लेखन शैली। जो लिखा है जिस ढंग से पाठ को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निबंध के घटनाक्रम को एक कहानी की तरह क्रमशः आगे बढ़ाना इसकी रोचकता को बढ़ाता है। धीरे धीरे करके लगातार कहानी आगे बढ़ती जा रही है और पूरी कहानी के रूप में निबंध लिख दिया उन्होंने। और है उसमें कहानी कि वो माँ है, छुट्टी लेती है, आती है, बच्ची को लेकर आती है, वहाँ ठहरते हैं, फिर वो उस गाँव, मलंग गाँव में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। तो ये चल तो कहानी रही है, लेकिन असली हकीकत इसमें क्या है, हमें बिहू के बारे में बताना, सत्रिया नृत्य के बारे में बताना, असम के बारे में बताना। असली जानकारी हमें असम के बारे में देनी है, लेकिन कहानी के माध्यम से दी है। तो लिखने का ढंग जो है वो बहुत रोचक है। अगला पॉइंट है सरल भाषा। निबंध की जो भाषा है वो बहुत ही आसान भाषा है। आपको मैंने पाठ पढ़ के सुनाया, आपने सुना होगा, आराम से समझ में आ रहा है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जिसका अर्थ मुझे आपको सरल तरीके से समझाना पड़ा। तो इसकी भाषा बहुत ही आसान है। पांचवा पॉइंट है वस्तु और दृश्यों का वर्णन। अनु के खिलौनों का वर्णन किया गया है। बरगद के पेड़ के नीचे जनसमूह इकट्ठा हुआ था, वहां डांस हो रहा था, उसका वर्णन किया है। बिहू सत्रिया नृत्य का वर्णन किया, बिहू नृत्य का वर्णन किया। साथ में खाने की सामग्री, जो व्यंजन थे वहाँ, उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन करते करते हर चीज़ दिखाई है कि क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, कौन सी जगह है, लोगों ने क्या पहन रखा है। तो इस कारण से वो जो प्रेजेंटेशन है निबंध की, वो बहुत अच्छी हो गई है। इस प्रकार इस निबंध में प्रत्येक वस्तु, घटना पाठकों के समक्ष चित्र उपस्थित करती है। जब हम इस निबंध को पढ़ रहे हैं तो वो हमारी नजरों में वो सीन आ रहा है अपने आप से। पढ़ने से हमें वो सीन दिखाई दे रहा है कि ऐसे डांस हो रहा है, ऐसे खाना खाया जा रहा है, वो खाना भी हमारी नजरों के सामने आ जा रहा है, जिससे पाठक एंजेला, उसकी माँ और उनकी यात्रा की विभिन्न घटनाएं, उनकी प्रसन्नता, उनकी उत्सुकता, सभी से हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं ना। कहानी में ऐसा वर्णन है कि हमारे सामने वो दृश्य, ऐसा लग रहा है फिल्म चल रही है हमारे सामने, तो हम खुद भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी विशेषता है इस निबंध की। अगला है अनुमान या कल्पना से। आपने अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? भारत के असम राज्य के लोक नृत्य बिहू त्योहार से संबंधित है। ठीक है, ये जो निबंध है ये असम राज्य के लोक नृत्य बिहू से इस निबंध का संबंध है। इस निबंध में यही बताया गया है। समूह में जब स्त्री और पुरुष नाच रहे हैं तो डांस तो देखो वैसे ही अट्रैक्टिव होता है। कोई भी अगर डांस देखेगा तो वो उसका भी मन नाचने का करेगा, बहुत खुश हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। अब लड़के वहाँ पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मुंह से बजा रहे हैं, कुछ भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। और लड़कियों ने क्या पहन रखा है, एक लाल रंग की और बादामी रंग की डिजाइन वाली अपनी ट्रेडिशनल उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। मौज मस्ती से भरे हुए नृत्य हैं और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट खाना वहाँ पर लगा हुआ है। तो इतना मजा है तो परिवार को हैरानी तो होगी कि इतना कुछ, वो भी गाँव में। वो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे और उनको इतना बढ़िया माहौल मिल रहा है कि डांस, गाना, म्यूजिक, कपड़े, खाना, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसलिए वो हैरान रह गए थे।
अगला प्रश्न है, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी मां एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी, ये आपको बताना है। तो एक तो वो स्कूल वगैरह की तैयारी की थी, टिकट्स बुक कराई होंगी, कपड़े सामान रखा होगा, जरूरत का सामान उन्होंने रखा होगा। तो देखते हैं क्या क्या तैयारी की थी। माँ एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का समय था, 1 महीने में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। ये तो दिया हुआ है हमें उसमें, पाठ में ही है ये। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जो पेपर्स उनको चाहिए, जब वो जा रहे हैं हवाई यात्रा करने, एक देश से दूसरे देश आ रहे हैं, तो उनको पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा, जो कुछ भी चाहिए होगा, टिकट्स होंगी उनकी, वो सब कुछ उन्होंने संभाल के रख लिया। और अपना ID प्रूफ चाहिए होगा, सब कुछ संभाल के रख लिया। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरण, अब भाई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जा रही है तो उसका कैमरा वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सब कुछ रहा होगा। तो ये सारे उपकरण उन्होंने ध्यान से पैक कर लिए। इसके अलावा अपनी जरूरत का सामान भी होता है, अपना कपड़ा, खाना, पहनना, तो बहुत सारा सामान होता है, तो ये सामान भी उन्होंने रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठी की होगी। अब वो जा रही है, दूसरी कंट्री में जा रही है, तो जरूर उसने किसी न किसी को फ़ोन करके, जो भी उसका संपर्क जिससे वो कर सकती थी, उनसे पूछा होगा कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था हमें मिलेगी, खाने के लिए क्या मिलेगा, मैं शूटिंग करना चाहूँगी तो कैसे हो पाएगी, जो जितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं क्या मैं उनको ला सकती हूँ, उनको ठहरा सकती हूँ, इस तरह की जानकारी भी उसने इकट्ठी की होगी। इससे समय की बचत तो होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से, मतलब आराम से चल सकता, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इसलिए उसने ये सब चीज़ें तैयार की होंगी। अगला प्रश्न है, वहाँ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था ना उसमें किताब पाठ में, कि बड़े सब बरगद का पेड़ है, उसके नीचे स्टेज तैयार किया गया, उस स्टेज पर डांस वगैरह चल रहा है। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे स्टेज क्यों बनाया गया भाई, कहीं और भी बना सकते थे। देखते हैं कारण क्या है इसका। हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। हमारे यहाँ पर पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, इन पेड़ों की पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। ये विशाल वृक्ष होता है, विशाल मतलब बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और फैलाव के कारण काफी लोग इसके नीचे आराम से इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये बहुत फैलावा होता है, तो उसके नीचे आराम से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था। मतलब उन्होंने नेचुरल एक स्टेज बना दिया ना, किसी ऑडिटोरियम में जाके डांस नहीं किया, ओपन एरिया में खुले आसमान के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने स्टेज बनाया और वहीं पर डांस किया। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है, मतलब पूजनीय है, पेड़ को पूजा जाता है, उसके नीचे वो कर रहे हैं डांस, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। अब है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे संकेत के तौर पर इन्होंने हमें दे रखा है कि असम के नृत्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, त्योहार के लिए जो किए हैं, या असम की भाषा के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, ऐसे शब्दों को आप लोगों को खोजना है। ऐसे शब्दों को आप लोग खोजिए। तो देखिए ये है सत्रिया, जो असम के खास शब्द हैं। सत्रिया नृत्य कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, असम में ही मिलेगा। बिहू नृत्य या फिर बिहू त्योहार, ये भी असम में मिलेगा। असमिया भाषा, ये भी असम से ही संबंधित है। वन्य जीवन, असम का वन्य जीवन बहुत अच्छा है। चाय के बागान है ना, असम में चाय के बागान पाए जाते हैं, दूसरी जगह पर नहीं होंगे। रेशम की खेती, वहाँ पे स्पेशल तरह का रेशम होता है। और मूंगा रेशम वहाँ का प्रसिद्ध है असम का, जो बहुत ही महंगा भी होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे समय तक वो चलता है। पर कहते हैं कि उस रेशम की जो कपड़े बने होते हैं, साड़ियाँ बनी होती हैं, वो 50-60 साल तक खराब नहीं होती हैं। और वहाँ के चाय के बागान और वहाँ मलंग गांव, ये सब असम से संबंधित शब्द हैं जो सिर्फ असम में ही हमें सुनने को मिलेंगे। अगला है 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुंचे थे। यह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है, जिसमें किसान बीज बोते हैं। दूसरा प्रश्न,
तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या करते हैं। पहले बिहू में क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं और तीसरे में क्या करते हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, इसे रोंगाली या फिर बोहाग कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर, जिसे भोगाली या फिर माघ कहते हैं। तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कार्तिक यानी अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इसे कोंगाली या फिर काटी कहते हैं, काटना, काटी कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के बिहू हैं। अगला प्रश्न जो आपके किताब में है वो है पाठ से आगे आपकी बात अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज बहुत लंबी है, इतने समय से मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ और अभी तक आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी एक्सरसाइज तो आप बोर हो जाएंगे, इसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो आधा घंटा की वीडियो काफ़ी है आज के लिए। इसके आगे का ये जो आगे पार्ट से आगे के बाद के जितने भी प्रश्न एक्सरसाइज में, ये आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, दूसरी वीडियो में जो इसके नेक्स्ट डे आपको आएगी, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो आज हम यहीं तक करते हैं ताकि आप भी बोर ना हो इसको पढ़ते पढ़ते, और 2 वीडियो का आनंद आप लें। 2 वीडियो में अलग अलग में, दोनों में एक दूसरे का लिंक दे दिया जाएगा ताकि आपको ढूंढने में, सर्च करने में परेशानी ना हो। तो अब चलते हैं, और ये पाठ के प्रश्न आपको समझ में आए हों, दुर्गापाल मैम से पढ़ना अच्छा लगा हो, तो दुर्गापाल मैम के लिए करिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, और चौथा है बेल आइकन को हिट कर देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.